ये जो यूट्यूबर्स हैं जो गलत काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। तो चौधरी सरफराज साहब ये कहते थे कि मैं इसको भाई नहीं कहूंगा, माशरे का नसूर है ये है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, निशान इबरत बनाएंगे। तो वो जो निशान इबरत बनाने का प्लान था ना, वो 90 लाख रुपए में डिफ्यूज हुआ है। जो FIR दर्ज हुई है उसमें ये चीजें लिखी हैं, ये हम अपने से कहानी नहीं सुना रहे। और ये जो चौधरी सरफराज साहब हैं ये जनाब रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं चौधरी उस्मान। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें 60 लाख रुपए का अरेंज करें, तो उसको जुडिशियल करवाते हैं, ऐसा करें आप 30 लाख रुपए और अरेंज करें। तकसीम किए गए, किसी ने कोई 10 लाख रखा, किसी ने 50 लाख रखा, किसी ने 5 लाख रुपए रखा, वकील साहब ने 5 लाख रुपए रखा, चौधरी सरफराज साहब ने 5 लाख रखा। तो जब इनको पता चला कि यार ये तो मामला बिगड़ गया है, ये को लापता रहे काफी अरसा, और कल इन लोगों सब की गिरफ्तारी डालेगी। आज इन्हें लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। NCCIA के हवाले से कल एक FIR दर्ज होती है जिसमें NCCIA के अफसरान और जो मुख्तलिफ जो अमले के लोग जो हैं वो शामिल 6 अफराद को DGFIA के अहकामात के बाद गिरफ्तार किया गया, जिनको आज अदालत में पेश किया गया। उनके जो वकील थे मियां इशफाक अली वो पेश हुए। उन्होंने अपनी जो प्ली जो है वो अदालत के सामने रखी। ये FIR क्यों हुई, इसके पीछे कौन मदई है और अब क्या होने वाला है, इस सारे जो राज हैं इनसे जो पर्दा उठाएंगे मेरे साथ मौजूद है वेरी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, बेहद शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि डक्की भाई के केस के हवाले से हम लोग रोज अपडेट कर रहे थे, काम चल रहा था और काफी डेवलपमेंट हो रही थी। अचानक जो NCCIA के अफसरान हैं वही पकड़े गए, उन पर FIR होगी, क्या मामला क्या है? कैसर भाई 2 माह पहले शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं NCCIA के चौधरी सरफराज साहब, जिन्होंने कुछ 57 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और चैनल्स को इंटरव्यू दिए और बताया कि वो किस तरह से जो ये यूट्यूबर्स हैं ये कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। और हमें ये भी सिखाया गया कि जनाब मैं जो हूँ ना, मैं मर्द मुजाहिद बन चुका हूँ और अब मैं किसी यूट्यूबर को नहीं छोड़ूंगा जो कौम का मुस्तकबिल तबाह करे, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करे। और ये जो चौधरी सरफराज साहब हैं ये जनाब रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कैसर भाई कि जब ये किस्सा शुरू हुआ तो हमें बड़ी खुशी थी कि यार चलो ये जो यूट्यूबर्स हैं जो गलत काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। और ये भी चीजें थी कि यार ठीक है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के मुताबिक बनती है। लेकिन वो कार्रवाई इन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल की, उससे जाती बेनिफिट्स लिए, पर्सनल बेनिफिट्स गेन किए वहां से। तो जब डकी भाई को गिरफ्तार किया गया तो चौधरी सरफराज साहब ये कहते थे कि मैं इसको भाई नहीं कहूंगा, और सवाल किया गया कि क्यों नहीं भाई कहेंगे। उन्होंने कहा जी भाई जो होता है वो हमदर्द होता है, और ये जो है ये तो कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है और नासूर है। तो वो जो निशान इबरत बनाने का प्लान था ना, वो 90 लाख रुपए में डिफ्यूज हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात ठीक को? हो गया। FIR हमने पढ़ी, FIR में बताया गया अच्छा कि जो अरूप जतोई हैं वो जो उनकी मुद्दइयां इस FIR जी, की, उन्होंने बताया कि 60 लाख रुपए, एक 30 लाख रुपए, वो क्या तफसीलात ये है? सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। डकी भाई को जब गिरफ्तार किया गया तो 22 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका हुआ। और आमतौर पर हम देखते रहते हैं कि मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड होते हैं 8 10 9 दिन का रिमांड होता है मैक्सिमम, क्योंकि जो 14 दिन का मेरे ख्याल से मैक्सिमम नहीं होता है। जो NCCI लॉज हैं उसके मुताबिक ये 30 डेज तक ले सकते हैं जिस्मानी रिमांड। ओके। लेकिन जो प्रैक्टिस है, क्योंकि जो हायर कोर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि रिमांड अगर कोई जो ट्रायल कोर्ट है अगर कोई रिमांड देना तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। यानी कि आपने 4 दिन का रिमांड लिया और 4 दिन बाद आकर दोबारा आप उसी एविडेंस के ऊपर नया रिमांड नहीं ले सकते, आपको यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू। ठीक है जी। तो लेकिन इसका 22 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ। अब ये कहानी अंदर खाते तो चल रही थी। एक रिमांड पर डकी भाई ने खुद आके कहा जी मुझे कोई इतराज नहीं, आप मेरा रिमांड दे दे, मैं चाहता हूँ कि मेरी मजीद मुझसे तफ्तीश कर लें। मुलजिम ने खुद कहा ये कि मेरी तरीका एक अनोखा वाकया है। वो एक्सटेंड कर दे। हाँ जी, उन्होंने कहा जी आप दे दे रिमांड, कोई बात नहीं। ठीक है। अब अंदर खाते चीजें तो चल रही थी। तो हुआ ये कि जो शुएब रियाज साहब हैं इस केस के तफ्तीशी, इन्होंने अब ये जो बातें ये मैं खुद से नहीं कर रहा, ये FIR में लिखी हैं, जो FIR दर्ज हुई है उसमें चीजें लिखी हैं, ये हम अपने से कहानी नहीं सुना रहे। तो हुआ उसमें ये कैसर भाई कि ये जो शुएब रियाज साहब थे इन्होंने डकी की अहलिया को अप्रोच किया वकील के जरिए और कहा जी आप ना, जो इनके वकील थे पहले उस्मान, और चौधरी उस्मान साहब, ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें 60 लाख रुपए का अरेंज करें तो आपको कोई रिलीफ वगैरह दिलवाते हैं।
उसमें उन्होंने किस कहा किस्म जी का रिलीफ था? इसकी इंटेरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में कोई अभी रिलीफ एफआईआर था? में सिर्फ ये रिलीफ का जिक्र है, और रिलीफ यही होगा ना कि यार इसको जो केस है उसका चालान हल्का बना देंगे, जरा जिमनियां इसकी बेहतर कर देंगे। जिम्नियां बेहतर कर देंगे, कोई एविडेंस इसका कमजोर कर देंगे, यही चीज, यही रिलीफ होगा ना। बिल्कुल तो ठीक। वो 60 लाख रुपया जनाब डकी भाई के दोस्त हैं कोई उस्मान, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है श्वेत साहब, उनके फ्रंट मैन है सलमान अजीज, सलमान अजीज, यस। उनके दरमियान राब्ता हुआ और वो रकम उनके जरिए पहुंचाएगी उनको। ठीक ये हो 60 लाख गया। चला गया जी। चंद दिन बाद उन्होंने कहा जी देखें ये जी, 60 लाख किस तरीके से गया, कहाँ पे इसने रिसीव किया जो ये मैं आगे सलमान चल ने? के आपको बताता हूँ। अभी इसमें 30 लाख और ऐड होना है, जरा वो ओके। पैसे इकट्ठे हो जाए ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये जी कैसे बिल्कुल ठीक। कैसे मिला। तो जनाब ये 60 लाख के बाद 2 दिन बाद फिर उन्होंने कहा यार देखो ये तो बंदा जुडिशल नहीं हो रहा आपका, जब तक जुडिशल नहीं होगा तो आप बेल ही नहीं फाइल कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसको जुडिशल करवाते हैं, ऐसा करें आप 30 लाख रुपया और अरेंज करें, 60 के अलावा 30 और तीस अरेंज करें। और अरेंज करें ताकि इसको जुडिशल करवाएं, इसको आसानियां हो इसके लिए। वो जुडिशल होगा, फिर ट्रायल चलेगा तो इजीली उसकी जमानत जमानत हो हो सकता जाएगी, होगा। हाँ ठीक जी, ठीक। क्योंकि जो लॉ है वो ये कहता है कि जब तक आप जुडिशल नहीं होंगे आप बेल फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। मुस्तहिक नहीं है, बिल्कुल हाँ जी। ठीक। तो उसकी फैमिली ने फिर 30 लाख रुपया अरेंज किया, 3 चेक्स बनाए उन्होंने 10-10 लाख के, और वो दिया जनाब। ये इधर कोई कार शोरूम है, वहां पर जो जवार साहब हैं उनके दोस्त का वो शोरूम है। डिप्टी डायरेक्टर जो है हाँ जी, एनसीसीआईए के। हाँ जी, जवार साहब उनके दोस्त का शोरूम है, वहां पर पेमेंट पहुंचाई गई। बिल्कुल सही। पेमेंट वहां पर पहुंची और वहां से फिर जो आगे थी उसके हिस्से तकसीम किए गए। किसी ने कोई 10 लाख रखा, किसी ने 50 लाख रखा, किसी ने 5 लाख रुपए रखा, वकील साहब ने 5 लाख रुपए रखा, चौधरी सरफराज साहब ने 5 लाख रखा, शुएब साहब ने खुद जनाब कोई 40-50 लाख रुपए रखा। तो इस तरह करके ये 90 लाख को डिस्बर्स तकसीम किया। किया गया एज पर एफआईआर। ठीक हो ठीक गया। है जी। अब जब ये तकसीम किया गया तो उसके बाद रिलीफ कोई ना मिला। सब हैरान कि यार पैसे भी हमसे ले लिए, रिलीफ भी नहीं मिल रहा। तो इतने में ये बातें सारी जो एनसीसीआई के जो ऊपर वाले बड़े लोग हैं उन तक पहुंच गई कि यार ये तो जिस करप्शन को हम खत्म करने का अज़म लिए बैठे हैं, ये तो हमारे अफसरान जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हैं ये खुद ही उसमें मुलव्वस हैं। अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट, बहुत ही देखिए ज्यादा ना ये कि सोचने वाला अमल है कि एक एनसीसीआईए डिपार्टमेंट बनाया गया, एफआईए की सब डोमेन बनाई गई, जिसको इख्तियार दिए जा रहे हाँ थे जी, जो अलग से काम करने के। अलग से काम उसका अलग डीजी होने के मतलब तो वो उन्होंने बनाया। अलग ही काम किया उन्होंने वाकई अलग काम कर दिया। अब देखें, एक एनसीसीआईए में वो केसेस जाते हैं जिसमें साइबर क्राइम और बड़े केसेस होते हैं और फाइनेंशियल जो क्राइम्स होते हैं। और अगर और सर अफसरान मुझे अफसोस इस बात का है कि बिल्कुल ठीक। चौधरी सरफराज साहब कहते थे मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। 55 मेरे ख्याल से उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं डिफरेंट चैनल्स मैं पे और हाँ यूट्यूबर्स जी, पे मैं अपने स्टूडियो में व्हाइल इस ही वाज एडिशनल डायरेक्टर इन लाहौर। स्पेसिफिकली ऑन डकी बाई केस की मैं बिल्कुल बात ऐसे, कर रहा हूँ, हाँ, डकी के डकी हवाले के से। केस पर यस। जिसको वो निशान इबरत बनाना चाहते थे। यस। तो जब इनको पता चला कि यार ये तो मामला बिगड़ गया है, इनको फिर सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद ये कोई लापता रहे काफी अरसा, और कल इन लोगों सब की गिरफ्तारी डाली गई। आज इन्हें लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया गया। गिरफ्तारी डाली गई। इसी पे हम लोग बात करते हैं वकास भाई। इतने दिन ये कहाँ गायब रहे? अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनसीसीआईए और एफआईए। नहीं, दोनों नहीं थे। दोनों नहीं थे? अच्छा ठीक है, ठीक है, डन हो गया मेरे हाँ ख्याल जी, से। वो जरा एक काफी है, इतना ही काफी काफी है, है। हाँ जी। दूसरा ये बताइएगा, आज की जो इनकी पेशी थी, पेशी की थोड़ी सी सूरत हाल जो बताइएगा। दूसरा, इनके जो वकील है मियां इशफाक अली, उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बात भी की। यार इसमें उसमें देखें थोड़ा ये बताइएगा था कि प्लीज। जब इनको पेश किया गया ना उस वक्त भी कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि वक्त जो है ना वो किसी का नहीं होता, और ये बड़ी जल्दी ऐसे बदलता है, कभी के दिन बड़े, कभी के छोटे। यस, कभी यू के दिन राइट। छोटे। तो वो लोग जो कल डकी भाई का मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि यार है देखो जरा लेके जावांगे अंदर देखना जरा शुगल लगता। बिल्कुल तो सही। आज उनका खुद शुगल बना पड़ा था। चेहरे उन्होंने छुपाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, सर पे टोपियां पहनी थी और हथकड़ियां लगी हुई थी। आप इमेजिन करें कि किसी मुलजम से बात हुई है आपकी वैसे ड्यूरिंग? क्योंकि आई वाज आल्सो देयर बट आई नहीं सर, आई वो आई कुडंट स्पीक नहीं विद एनीवन। नहीं वो अलाउ नहीं करते। हालांकि बात उन्हें करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था अगर कुछ गलत नहीं किया था। तो एक तो वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप अंडर कस्टडी मुलजम का इंटरव्यू नहीं ले सकते, ठीक तो हो गया। वो भी हम पर इम्प्लीकेट करती हैं चीजें। सही। तो कोई उनके जो वकील है मियां अली शफाक साहब, अब उनका ये कहना था कि ये जो एफआईआर है ना ये जल्दबाजी में दी गई है, और हाँ, सिर्फ उनका वो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, उसमें हाँ कह रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर एफआईआर दी गई है। 20 मिनट के अंदर एफआईआर दी गई है। और इसमें एक और चीज ये थी कि उनका ये कहना था कि देखें मैंने कहा कि मुझसे रिश्वत ली गई है, इसका मतलब है मैंने रिश्वत दी है।
तो मैं भी तो मुजरिम हूं ना, मैंने रिश्वत दी है। तो जो मुद्दइया है इस केस की, अरूप जितौरी साहिबा, उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, उनका ये वन ऑफ द आर्गुमेंट ये था। उन्होंने कोई, जनाब मियां अली इशफाक साहब की आदत वैसे यही है कि वो बड़े जरा लंबा आर्गुमेंट करते हैं, कोई 1.5-2 घंटे लेते हैं वो अपनी बात कहने में। तो आज भी उन्होंने 1.5-2 घंटे लिए। और जब केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले तो ये कहा गया जी मीडिया का कोई बंदा कोर्ट में मौजूद नहीं होगा। तो हमने ये पूछा, जज साहब की तरफ से कहा जज गया या साहब की मियां तरफ से, इशफाक जज अली साहब? साहब नहीं नहीं, मियां अली इशफाक साहब वाज वेरी कोऑपरेटिव। तो उन्होंने जज साहब से हमने पूछा, सर हमारा क्या कसूर है, हमने तो रिपोर्ट करना है, या तो आप कह दें कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग है तो हम बाहर चले जाते हैं। तो फिर बहरहाल परमिशन मिली, हम चले गए कोर्ट में। तो कोई जनाब 2-2.5 घंटे की प्रोसीडिंग हुई। उसमें मियां अली इशफाक साहब ने दलाइल दिए, और मियां अली इशफाक साहब की जो आर्गुमेंट्स थे वो क्योंकि उनके आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका पॉइंट वैलिड था कि इनकी गिरफ्तारी के लिए जो तरीक़ाकार है वो नहीं अपनाया गया। यानी जो जाहिर है वो अफसरान हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स डिप्टी हैं, डायरेक्टर, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको गिरफ्तार करने एक के लिए इंस्पेक्टर भी है मेरे अथॉरिटी, ख्याल से। इंस्पेक्टर हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए वो तो होती है। डीजीएफआई से उन्होंने पहला हाँ, परमिशन ली इनको अब इनका ये गिरफ्तारी कहना में है कि डालने। वो परमिशन नहीं ली गई। अब इनका ये कहना है कि जो बकायदा इजाजत है वो नहीं ली गई। लेकिन उधर से जो, मेरा ये ख्याल है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जी हम जी, लोग मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि जब तक आप डीजीएफआई से परमिशन नहीं लेंगे, एफआईआर ही नहीं हुई होगी, उसमें भी उनका कोई ना कोई किरदार होगा। अच्छा, फिर आगे सर प्लीज। अच्छा आगे सर, फिर वो 2-2.5 घंटे की प्रोसीडिंग हुई, उसमें बड़े लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स हुए। एक समाअत के दौरान तो थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन वो तल्ख कलामी कोई आउटसाइडर वकील थे किसी और केस के। आपने रजब भट्ट का सुना होगा। बिल्कुल। रजब भट्ट के एक कजन है सलमान साहब। ठीक है। सलमान साहब का पर एक ज्यादती का पर्चा दिया है कि टिकटॉकर है आयशा जट। नवाब टाउन में जो थाने में मेरे हाँ, ख्याल से हुआ था। वो जो आयशा जट के जो वकील थे वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो उस दौरान आयशा जट के वकील और मियां अली इशफाक की को तल्ख कलामी भी हुई, और बात काफी तल्ख बातें की गई। तो फिर कोर्ट ने उनकी सुलह करवाई और अपोलॉजीज करवाया, और वो मामला दफा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि 2-2.5 घंटे की प्रोसीडिंग में एक चीज हमें समझ आई कि वक्त जो है ना वो किसी का नहीं होता, और आपको हमेशा ये याद अच्छा, रखना चाहिए कि चीजें बदलते जो है ना वो देर नहीं देर नहीं लगती। लगती। अच्छा वकास भाई, ये बताइएगा कि ये बड़ा एक बदकिस्मती के साथ ये हमारे इदारे, मतलब इस तरह से जिन लोगों ने पकड़ना है उन लोगों पे ही जो है ट्रस्ट हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा 1947 टिल टुडे। आज हमने देखा भी कि एनसीसीआई के जो वो अफसरान जिन्होंने लाहौर में, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एनसीसीआई के विंग में काम करना है और जाके अपना इस सारे साइबर क्राइम को देखना है, वो खुद इस सारे मामले में शामिल नजर आए। ट्रस्ट यार बिल्डिंग तो मैं नहीं तो हुई, यार मैं लेकिन अब इस केस के बाद क्या इन लोगों को जुर्म साबित होने पर सजाएं मिलेंगी? मिलनी तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इनको पकड़ा गया, अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया, उसके बाद मंजर आम पर लाया गया, पेश किया गया। आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या थॉट्स है, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि कुछ बड़ा होने वाला है? यार होना तो चाहिए। देखें, जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा अब स्कैंडल ये बन गया है। ट्रस्ट की आपने बात की तो वो पहले ही बड़ा कम था ट्रस्ट, अब इस केस के बाद तो ट्रस्ट जो है वो -0 हो जाएगा। क्योंकि वो जो एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब हैं, मतलब हमें यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये बंदा, जो कि 2 माह पहले हमें बता रहा था कि यार ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है करप्शन की वजह से, ये यूट्यूबरों की वजह से, ये इन्होंने नौजवान तबाह कर दिए हैं, मैं खड़ा हो गया हूं, अब कोई करके दिखाए। तो जरूरत से ज्यादा इंटरव्यूज दे दिए जरूरत वैसे से उन्होंने। ज्यादा इंटरव्यू, और मैं कहता हूं कि उनको वैसे सलूट पेश करना चाहिए कि यार कितनी दीदा दलेरी से उन्होंने ये, एक तरफ इंटरव्यूज दे रहे हैं, बड़के मार रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जनाब अंदर खाते कह रहे हैं आ तेन जुडिशियल करावा, और नहीं आ तेन सैर करावा, बिल्कुल आ तेन लोर दहावा, अगर आ तेन जुडिशियल करावा। बिल्कुल। अंदर खाते ये चल रहा था। अगली हेयरिंग क्या है, कब है इस अच्छा जी, केस के इनका हवाले से? लेटेस्ट अपडेट ये है कि इनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया है, और जिला कचहरी में इनको तो कोई जुडिशियल नहीं करवा देगा फौरी तौर पे? वेरी वैलिड पॉइंट। अब इनको जो अब इनका तफ्तीशी है कौन? जी, आई थिंक वो इनके, जिशान मेरे नहीं ख्याल नहीं, से। इनके तफ्तीशी साहब हैं अपना मंजर महबूब, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं याद, क्योंकि आज फर्स्ट हेयरिंग थी और रश बहुत ज्यादा था तो ठीक उनसे हो शायद गया। उस तरह से इंटरेक्शन नहीं हो सका। ठीक अब है। इनको किसी ने कहा ना कि आते जुडिशियल करावा, बिल्कुल तो सही। ये समझ जाएंगे कि यार जुडिशियल नहीं उसको भी होएगा, समझना चाहिए। उसको भी समझना चाहिए
कि नहीं, जुडिशल वैसे भी ये तो करवाना। बात चले एक हो गई लाइटर फनी, नोट पे लाइटर होगी। नोट पे हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये लोग जो अक्यूज हैं, 6 के 6 लोग मेरे ख्याल से जितने भी इस एफआईआर में मौजूद हैं, अगर तो ये इस सारे ट्रेल में जो है वो मुलजिम हैं, अगर पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली इनको सजा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली इसकी देखें इन्वेस्टिगेशन कम से कम मेरिट पे होनी चाहिए। अगर ये अंडर यार, इन्वेस्टिगेशन मैं रहे हैं देखें मुझे इतने दिन और कैसर उसके भाई, बाद एफआईआर हुई है मैं ये तो कह चीजें रहा तो हूँ क्लियर है मेरे ख्याल कैसर से। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारा जो अदालती निजाम है वो कितना कमजोर हो चुका है कि यार जो अक्यूज है उसको भी अदालती निजाम पे भरोसा नहीं है। वो भी कोशिश ये कर रहा है कि यार अंडर द टेबल वो कुछ चीजें सेटल डाउन कर ले कि मुझे वैसे तो इंसाफ पता नहीं मिलना है नहीं मिलना, इसकी मैं बात मान को कि ये मुझे जुडिशियल करवा देगा तो इसको मैं दे दूं 30 लाख रुपया। मतलब जिन लोगों ने रिश्वत दी है कैसर भाई, वो भी इसमें उतने ही गुनाहगार हैं। सर जी, आपको नहीं लगता कि जो अफसरान या जो कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर उसमें कोई बंदा इस तरह से ब्राइबरी केस में आता है तो उस पे पक्का मतलब उसे वो पूरा डिसमिस करना सर जी चाहिए उस तरह डिसमिस से। फ्रॉम द पोस्ट होना अब चाहिए ऐसा सर, होगा कि ये आप केस देखें। चलेगा 5-6 महीने, मेरे ख्याल से जो हम लोग माजी में भी देखते आए हैं, यार हमारी यही यादाश्त कमजोर है ना, अफसरान फिर यादाश्त यही कमजोर है अफसरान दोबारा आके फिर ये भी सिस्टम में बैठे वास्कट होंगे पहन कर आके और जनाब वेस्टकोट बैठ कर बैठे होंगे, ये लोग काम करेंगे फिर आ दोबारा जाएंगे से। जनाब फिर दोबारा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगली पेशी कब है? तीन नक्शा दिन बाद बताइएगा प्लीज। 3 दिन बाद अगली पेशी है, दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए इन्हें पेश किया जाएगा जिला कचहरी में। तो बेसिकली अब ये केस शुरू हो चुका है, अब इसमें फिजिकल रिमांड चलता रहेगा। अब देखते हैं कि ये कितना लंबा रिमांड जो है वो इन्हें मिल पाता है। लेकिन कैसर भाई जितना अफसोस किया जाए इस वाक़े पर, जितना जो इसमें दो चीजों का नुकसान हुआ। एक तो अदालतों से जो एतमाद है वो मजीद कम हुआ। दूसरा, इसने आपका सिस्टम खोल के रख दिया है इस इंसिडेंट ने कि आपका जो सिस्टम है एक्चुअली वर्क कैसे करता है। आप कैमरे के सामने कुछ होते हैं, कैमरे के पीछे कुछ होते हैं। तो कितना अनफॉर्चुनेट है कि मतलब आप किस पे ट्रस्ट करेंगे। अगर मैं कि अपनी कंप्लेन लेके जाता हूँ एनसीसीआई के पास तो मुझे नहीं पता कि वो शायद मेरे मुलजिमों के साथ मिलकर अंडर द टेबल को सेटलमेंट कर ले और मैं बैठा रहा हूँ। क्योंकि ये चौधरी सरफराज साहब ये कहते थे कि यार हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं। बिल्कुल। तो जब कंप्लेंट्स आई हैं तो उन जो शिकायत कुंदे हैं उनको उनका क्या बनेगा। अब 3 दिन बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ना सिर्फ ये एक अदालती निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान है, बल्कि एनसीसीआईए जो कि नेशनल क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जिसको वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आजम खुद हेड कर रहे हैं, और उन्होंने खुद ऑपरेशन ग्रे भी स्टार्ट किया। यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो कैंपेन भी हमने देखी। लेकिन ये एक केस जो अभी जिसमें एनसीसीआईए के अपने लोग जो स्टाफ है वो शामिल है, उस पे एफआईआर हुई, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में रखा गया, उसके बाद एफआईआर की गई, पेशी पे पेश किया गया। अब देखना ये है कि ये एनसीसीआईए के लिए एक टेस्ट केस है। अगर तो इसको मेरिट पे जो है इन्वेस्टिगेट किया गया और जो लोग इसमें कसूरवार हैं उनको सजाएं दी गई, और जो कसूरवार नहीं है उनको सामने लाया गया, तो तभी एनसीसीआईए का जो एक वजूद अमल में लाया गया था, एफआईए की सब डोमेन बनाई गई थी, आम शहरी का इस पर एतमाद रहेगा। अगली पेशी, क्योंकि 3 दिन के रिमांड पर है सारे मुलजिमान, अगली पेशी पर क्या होता है वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करें, ताकि आपको केसेस की जो डेवलपमेंट है इसी चैनल पर आपके सामने रख सके। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।